बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम देखेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में। सिंधु अपवाह तंत्र जानेंगे कि सिंधु नदी और इसका अपवाह तंत्र होता क्या है। हम यहाँ पर देखेंगे अपवाह तंत्र को भी और सिंधु नदी को और इसकी प्रमुख सहायक नदियों को भी। तो बढ़ते हैं बिना देर करते हुए आगे। सबसे पहले हम सिंधु नदी का मानचित्र के द्वारा अवलोकन करेंगे। अवलोकन के पश्चात हम देखेंगे कि सिंधु नदी स्थित कहाँ है वास्तव में। यहाँ आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। मानचित्र में आप देखने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल इतने हिस्से पर लाल रंग के द्वारा गोल घेरा किया गया है और इस दायरे में कहा जाता है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। सहायक नदियाँ और कहा जाता है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर सिंधु अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। आपको ये अविभाजित भारत का एक नक्शा दिख रहा है जिसमें मुख्य तौर पर सिंधु नदी और उसके साथ उसकी ढेर सारी सहायक नदियों का उद्गम होता है और विशेष तौर पर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ इस रूप में मिलती हैं। सिंधु नदी से एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी। कहा जाता है हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र या हिमालयी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र का हिमालय अपवाह तंत्र का पहला भाग सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। मुख्य तौर पर सिंधु अपवाह तंत्र को उत्तर पश्चिम भारत का अपवाह तंत्र कहा जाता है। इस अपवाह तंत्र की बात करें तो यह पाकिस्तान में भी विस्तृत है क्योंकि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ पाकिस्तान में भी प्रवाहित होती हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ हम पाएंगे सिंधु अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। ये नदियाँ तो सबसे पहले तो देखते हैं सिंधु मुख्य नदी के तौर पर जानी जाती है। इसके साथ इसकी सहायक नदियाँ हैं जो अन्य सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। रावी, व्यास, चिनाब, झेलम और सतलुज अन्य कुछ नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। यहाँ आपको बता दूं रावी, व्यास, चिनाब, झेलम और सतलुज मुख्यतः सिंधु की ही सहायक नदी हैं और ये पंच नदी के नाम से विख्यात है और कहा जाता है कि पंजाब में प्रवाहित होने वाली ये 5 नदियां हैं और इसीलिए पंजाब को कहा जाता है 5 भूमियों का स्थान और 5 नदियों की भूमि पंजाब, जहाँ पर ये 5 नदियाँ प्रवाहित होती हैं रावी, व्यास, चिनाब, झेलम और सतलुज। इसके पश्चात हम देखते हैं कुछ अन्य नदियाँ भी हैं जैसे जास्कर, गोमल, श्योक, द्रास, सिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगित। तो इस तरीके से ये 5 नदियों के अतिरिक्त अन्य नदियाँ हैं जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पर मुख्य नदी और सहायक नदी क्या होती है इसकी परिभाषा मैंने बताया था कि मुख्य नदी एक ऐसी नदी को कहा जाता है जिसका एक निश्चित उद्गम होता है अर्थात जिसका जन्म होता है। वहीं
इसका निश्चित अंत या अंतिम सिरा हम देखते हैं किसी सागर अथवा झील अथवा खाड़ी या महासागर। कहते हैं इनमें से कहीं पर हो जाए तो कहा जाता है कि यह मुख्य नदी कहलाती है, अर्थात जिसका एक आरंभ होता है और जिसका एक अंत होता है, वह अंत किसी झील, सागर, महासागर, खाड़ी इत्यादि में हो सकता है। तो ऐसी नदी को मुख्य नदी कहते हैं। सहायक नदी की हम बात करें कि सहायक नदी क्या होती है, तो कहा जाता है कि एक नदी जिसका उद्गम होता है, यह अपने उद्गम स्थान से निरंतर प्रवाहित होती जाती है और प्रवाहित होने के साथ आगे बढ़ने पर कुछ किलोमीटर या फिर किसी नदी का जितना भी लंबाई होता है, उतनी दूरी तक बहने के पश्चात ये किसी मुख्य नदी या हम कह सकते हैं किसी बड़ी नदी में, अपने से बड़ी नदी में जब मिल जाती है, तो इस मिलने वाली अर्थात नदी में मिलने वाली जितनी भी नदियाँ होती हैं, उन्हें हम सहायक नदी का दर्जा देते हैं, हेल्पिंग रिवर। अर्थात मुख्य नदी के साथ सहायक नदी प्रवाहित होती हैं। मुख्य नदी और सहायक नदियों के साथ मुख्य प्लस सहायक, तो मुख्य और सहायक नदियों के साथ मिलकर एक अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु अपवाह तंत्र का विस्तार है। आइए कुछ और तथ्यों को हम देखते हैं इस सिंधु नदी के बारे में। सिंधु अपवाह तंत्र में कहा जाता है सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है, और यह सिंधु नदी कहा जाता है कि यह एक पूर्ववर्ती नदी कहलाती है, अर्थात बिल्कुल एक ऐसी नदी। अब पूर्ववर्ती नदी होती क्या है, इसे हम एक बार समझ लेते हैं। कहा जाता है कोई भी नदी, गौर कीजिएगा, कोई भी नदी होती है जिसका एक उद्गम होता है और उद्गम के पश्चात यह अपने पुरातन या पुराने मार्ग पर प्रवाहित होती है। हर नदी का एक रास्ता होता है, एक मार्ग होता है। कहते हैं कोई नदी अपने निश्चित मार्ग पर प्रवाहित हो और उसके सामने चाहे कोई भी अवरोधक आ जाए, कोई भी अवरोधक आए तो वह अपना मार्ग परिवर्तन नहीं करती है, अपितु यह उस अवरोधक को काटकर बहती है, अवरोधक को काटकर, और काटकर वहीं से एक हम कह सकते हैं कि अपना रास्ता बनाती है। मान लीजिए एक नदी जो इधर से बह रही है, इसके मार्ग में एक पर्वत आ गया, तो यह बिल्कुल इसे काटते हुए ही प्रवाहित हो जाएगी। ऐसी नदी को हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी। और सिंधु नदी को पूर्ववर्ती नदी के रूप में जाना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि यह हिमालय पर्वत को काटते हुए बहती है, हिमालय पर्वत को यह काटते हुए बहती है, और इसीलिए कहा जाता है कि यह बहुत गहरे वैली या फिर कैनियन, इसे हम कैनियन कहेंगे, जिसे गार्ज भी कहता है, इसे खड्ड भी कहेंगे, खड्ड, अर्थात बहुत ही गहरी
एवं तंग घाटी। गहरी और तंग घाटी का निर्माण करती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के द्वारा निर्माण किए गए गहरे घाटी का नाम, बहुत ही गहरे कैनियन का नाम 5000 की गहराई 5181 मीटर है। और कहा जाता है कि यह हिमालय पर्वत के नंगा पर्वत श्रेणी में यह गुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटती है। लद्दाख श्रेणी को काटकर यह अपने गार्ज का निर्माण करती है। कहा जाता है विश्व का विशालतम नदी तंत्र में से एक है। इसके साथ ही इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। तो यहाँ आपने क्या पाया, सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, किंतु भारत में इसकी लंबाई मात्र लगभग 900 के करीब है। शेष हिस्सा हम देखते हैं कि इसका शेष हिस्सा पाकिस्तान में पाया जाता है। उसके अलावा तिब्बत के मानसरोवर के निकट इसका उद्गम स्थल है अर्थात उद्गम कहते हैं किसी भी नदी का एक जन्म होता है। और तिब्बत यानी कि वर्तमान में जिस पर चीन का अधिग्रहण है, कहा जाता है चीन के तिब्बत नामक स्थान पर, जो कि हिमालय में ही या हिमालय के गोद में अवस्थित है। कहा जाता है यहीं पर मानसरोवर नाम का एक प्रसिद्ध झील है, मानसरोवर, जिसका उल्लेख इतिहास में गाहे बगाहे होता ही रहता है। विशेष तौर पर महारानी पद्मावती के संदर्भ में तिब्बत के मानसरोवर झील का उल्लेख होता है। इसके बिल्कुल नज़दीक में एक हिमानी है या ग्लेशियर जिसे हम कहते हैं, चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से उद्गम होता है। भारतवर्ष में यदि हम देखें तो मुख्य तौर पर लेह एवं कारगिल जिला, लेह एवं कारगिल जो कि कश्मीर में स्थित हैं। कहा जाता है कि भारत में विशेष तौर पर लेह एवं कारगिल का नाम आप लोग सुने होंगे, जहां 1999 में भारत पाकिस्तान के मध्य जंग हुई थी। तो यही कारगिल है, विश्व का सबसे ऊंचा स्थान, युद्ध स्थान। तो कहा जाता है लेह एवं कारगिल जिले में भारत में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तत्पश्चात यह पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है। यह पाक अधिकृत कश्मीर क्या है, तो आपको याद होगा कि अतीत में 1965 और 1947, विशेष तौर पर 1965 और 62, जब भारत चीन और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और चीन के द्वारा काफ़ी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था और कालांतर में चीन के द्वारा पाकिस्तान को अपना कब्जा किया हुआ हिस्सा का आधा हिस्सा लगभग सौंप देता है चीन पाकिस्तान को, और फिर वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किए गए और चीन के द्वारा पाकिस्तान को समर्पित भारत का भूभाग शामिल है। यहीं पर सिंधु नदी का प्रवाह होता है और तत्पश्चात हम देखते हैं कि चिल्लास नामक एक स्थान है, चिल्लास नामक स्थान, जहाँ पर यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इस प्रकार से सिंधु नदी का अधिकांश प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें इसका कुल संग्रहण क्षेत्र। संग्रहण क्षेत्र अर्थात अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र क्या होता है, तो कहा जाता है कि कोई नदी अपने मुख्य नदी के साथ कितने क्षेत्रफल पर प्रवाहित होती है। मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ, उस दायरे को ही हम
संग्रहण क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कहा जाता है भारत में 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर दायरे पर सिंधु नदी का अपवाह तंत्र विस्तृत है पाया जाता है। और वहीं हम देखते हैं नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह 5181 मीटर गहरे गाज का निर्माण करती है। कौन? सिंधु नदी। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। एक विशेष तथ्य का उल्लेख होता है सिंधु नदी के संबंध में। वो विशेष तथ्य का क्या है, एक नज़र डालते हैं इस पर। सिंधु नदी जल समझौता, यहाँ आप देख पा रहे हैं सिंधु नदी जल समझौता, यह 1960 में हुआ था और कहा जाता है भारत पाकिस्तान के मध्य यह समझौता हुआ था। इस समझौते के पीछे एक विशेष उद्देश्य था, खास तौर पर सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर, या हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी में प्रवाहित होने वाली जल का उपयोग कैसा हो और कितनी मात्रा में हो। तो इस संबंध में ही यह सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। कहा जाता है सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र, अगर हम देखें इनका प्रवाह क्षेत्र या प्रवाह मार्ग, तो कहा जाता है कि यह भारत एवं पाकिस्तान में है। अब कहा जाता है कि पाकिस्तान क्षेत्र में सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का अंत अवश्य होता है, किंतु हम उद्गम की बात करें या इन नदियों के जन्म की बात करें तो इनका जन्म भारत क्षेत्र में होता है, या ये नदियाँ प्रवाहित होते हुए अगर पाकिस्तान की ओर जाती हैं तो इन्हें भारत के भूमि से ही गुजरना होता है। परिणाम स्वरूप अक्सर आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे थे इस समझौते से पूर्व, और पाकिस्तान का यह आरोप था कि भारत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के अधिकांश जल का उपयोग कर लेता है। और इस तरह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का एक बड़ा मुद्दा था सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जल। समय बीतने के साथ 1960 में जब ये समझौता होता है तो कहा जाता है कि इस समझौते के तहत एक प्रावधान रखा गया जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के कुल जल का 20% उपयोग भारत करेगा, वहीं सिंधु नदी एवं उसकी सभी सहायक नदियों के जल का 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा, अर्थात पाकिस्तान के अधिकार में जाएगा। तो इस प्रकार से सिंधु नदी जल समझौता विशेष तौर पर चर्चित है। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में देखेंगे सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और इसका हम वर्णन करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर पे।